चलिए जी, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर कैलाश सोलंकी और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलोजन विथपन चल रहा है। काफ़ी हमने पढ़ चुके हैं, वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, इसके निर्माण की विधियां पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेके आए हैं इसके भौतिक गुण। तो देखते हैं इसके भौतिक गुण। हेलो एल्केन के भौतिक गुण, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के भौतिक गुण। सबसे पहला भौतिक गुण है क्वथनांक। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वथनांक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्वथनांक के ऊपर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वथनांक समानुपाती होता है अणुभार के, समानुपाती होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, समानुपाती होता है ध्रुवीय प्रकृति के, जो भी कंपाउंड है उसकी ध्रुवीय प्रकृति, और समानुपाती होता है 1 साकेत श्रृंखला, यानी साकेत श्रृंखला के ये विध का समानुपाती होता है। साकेत श्रृंखला के में वृद्धि होगी तो क्वथनांक में क्या होगी? कमी होगी। चलिए लेते हैं केस फर्स्ट। जब R समान, R असमान, X समान हो, जब एल्किल समूह अलग अलग हो और हैलोजन क्या हो? समान, तो वो वाली कंडीशन हम लोग लेते हैं यहाँ पर मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड और ब्यूटिल क्लोराइड। सबके अंदर देखिए आप हेलोजन बिल्कुल समान है, सबके अंदर Cl आ रखा है, लेकिन यहाँ पर एल्किल समूह की संख्या में भिन्नता है। ठीक है, हम लोग निकालते हैं इसके क्वथनांक का क्रम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये दिए हुए होंगे, पूछा जाएगा कि क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिखिए। तो चलिए, क्वथनांक समानुपाती होता है किसके? अणुभार के। जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी क्या होगा? अधिक होगा। तो सबसे अधिक अणुभार इसका होगा क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक है, तो ये क्वथनांक का बढ़ता क्रम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वथनांक का बढ़ता क्रम। नेक्स्ट लेते हैं केस सेकंड। जब R समान हो, X असमान हो, एल्किल समूह समान होने चाहिए और हैलोजन है वो अलग अलग हो, जैसे कि मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड। सबके अंदर कार्बन की संख्या एक है, लेकिन हैलोजन सबके अंदर क्या है? भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, क्वथनांक समानुपाती क्या होता है? अणुभार के। तो यहाँ पर भी अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। मेथिल सब में कॉमन है, लेकिन अगर आयोडीन की बात की जाए तो इसका परमाणु भार सबसे अधिक होता है 127 ग्राम प्रति मोल। तो परमाणु भार बढ़ा, अणुभार बढ़ेगा, यानी क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। केस थर्ड, इंपॉर्टेंट केस है केस थर्ड। जब R और X दोनों ही समान हो जाए, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा वो देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, पेंटिल क्लोराइड है, ये आइसोपेंटिल आइसो समूह है और ये नियो वाला है, नियो समूह है। इन सबके अंदर हैलोजन लगा रखा है, समान है, और कार्बन की संख्या 5 है, हाइड्रोजन की संख्या 11 है। आप चेक कर सकते हैं, इसका अणु सूत्र है C5H11Cl। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला हम लोग इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्वथनांक समानुपाती अणुभार, ये हमारे इसमें काम का नहीं है, क्योंकि अणुभार सबका क्या रहेगा? समान रहेगा, अणु सूत्र समान है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होती नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उच्च विद्युत परमाणु के मध्य हो सकती है। ध्रुवीय प्रकृति सब ध्रुवीय प्रकृति के ही हैं। चेक करते हैं यहाँ पर 1 साकेत श्रृंखला, साकेत श्रृंखला, जितनी अधिक साकेत श्रृंखला होगी क्वथनांक उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो सबसे अधिक साकेत ये आपको नजर आ रहा होगा और सबसे कम साकेत ये होगा, यानी यहाँ पर इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा और इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। तो यहाँ इसका कारण है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी। कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी। देखिए आप यहां पर साकेत श्रृंखला हो रही है, तो ये आकार क्षेत्रफल है इसका वो गोलाकार रूप में जा रहा है, और कोई भी गोलाकार चीज के अंदर आप कोई भी पदार्थ गर्म करते हो तो वो आसानी से गर्म होता है, यानी वहां पर उसका क्वथनांक क्या होता है? कम होता है, जबकि यहाँ पर क्वथनांक क्या होगा? अधिक। तो यहाँ पर कारण क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आ गई है, जिसके कारण वॉन डेर वाल्स बलों के अंदर कमी आ जाएगी। इनके मध्य वॉन डेर वाल्स बल होते हैं, वॉन डेर वाल्स बलों की संख्या में कमी आएगी, तो यहाँ पर क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए वॉन डेर वाल्स बल अधिक होंगे, वॉन डेर वाल्स बल अधिक होंगे, इसलिए यहाँ पर क्वथनांक भी क्या होगा? अधिक होगा। चलिए, तो ये था हमारा पहला टॉपिक, क्वथनांक, जो हेलो एल्केन के भौतिक गुण के अंदर क्वथनांक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम लोग क्वथनांक के बारे में काफी पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेते हैं भौतिक गुण। नेक्स्ट इसका जो भौतिक गुण है वो है एल्किल आयोडाइड होता है सबके, एल्किल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड में से सबसे अधिक क्रियाशील होता है एल्किल आयोडाइड। जैसे कि मैंने यहाँ मेथिल आयोडाइड लिया,
ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अग्रणी होकर आयोडीन गैस मुक्त करता है, बाकी कोई गैस मुक्त नहीं करता, केवल यही ऐसा होता है जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। क्रियाशील होने का कारण आप समझ सकते हो, आयोडीन आयोडीन इसके बीच में जो बंध होगा वो बड़ा होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन बंध, क्लोरीन क्लोरीन, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे बंध क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, और बंध जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही अधिक क्या होगा, दुर्बल होगा, तो ये आसानी से टूटेगा। इसीलिए ये यहाँ पर ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है, आसानी से टूटकर आयोडीन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। तीसरा भौतिक गुण इसका, एल्किल हैलाइड होते हैं वो जल के अंदर अविलय होते हैं। अकार्बनिक विलय को जल अकार्बनिक विलय होता है, इसके अंदर ये अविलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलयकों में ये विलय होते हैं, जैसे अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, इन सब के अंदर एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, विलय होते हैं। जल के अंदर ये क्या होते हैं, अविलय। कई जगह आंशिक विलय लिखा हुआ होता है, लेकिन लगभग ये अविलयी होते हैं जल के अंदर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं इसका, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। चलिए जी, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, 100%। एक भी ऐसा साल नहीं है राजस्थान बोर्ड का इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं है, हर साल एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। सबसे पहला रासायनिक गुण 4 प्रकार के यहाँ पे विभक्त किए गए हैं। सबसे पहला मैं बता रहा हूँ आपको, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। याद कीजिए 11th क्लास के अंदर मैंने कहा था आपको कि 11th क्लास का 60% कोर्स 12th क्लास के अंदर काम आता है, याद होगा आपको। और आज जितने भी लेक्चर आपने पढ़े होंगे, चाहे संकरण निकालना हो, चाहे आईपीएससी नाम हो, चाहे संरचना बनानी हो, 11th क्लास काफी काम आ रही है। तो वही चीज है कि 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही जो नाभिक से स्नेह करते हैं, नाभिक क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव से स्नेह करने वाला क्या होगा, नेगेटिव। यानी नाभिक स्नेही कौन से होते हैं, नेगेटिव, या जिनके ऊपर लॉन पेयर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। प्रतिस्थापन का मतलब ही मैंने आपको बताया था कि एक यौगिक होगा वो दूसरे यौगिक से क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर खुद आ जाएगा, तो अभिक्रिया का नाम हो जाएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलो एल्केन क्यों शो करेंगे, जैसे कि एल्किल हैलाइड। तो देखिए R और X, R का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कार्बन से है। कार्बन और हेलोजन की विद्युतीयता के अंदर देखा जाए तो हेलोजन की विद्युतीयता अधिक होती है, तो हेलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ ऋणावेश आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, धनावेश। अब यदि मैं किसी नाभिक स्नेही का आक्रमण इसके ऊपर कर रहा हूं, जैसे कि OH माइनस, OH माइनस माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, नाभिक स्नेही की तरह, नाभिक स्नेही की तरह ये व्यवहार करेगा। तो ये नाभिक स्नेही, यहाँ पर भी नाभिक स्नेही उपस्थित है, तो ये नाभिक स्नेही इस नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन करेगा, इसके स्थान पर खुद आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ROH, और यहाँ पर X माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, बाल। नाभिक स्नेही कुछ भी हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, CN माइनस हो सकता है, NO2 माइनस हो सकता है, खूब सारे आगे हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक कॉमन एग्जाम्पल मैंने बताया है। तो ये नाभिक स्नेही है और यहाँ पर भी ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, नाभिक स्नेही की तरह। तो अभिक्रिया के अंदर हो क्या रहा है, ये नाभिक स्नेही इस नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन करके इसके स्थान पर खुद आ रहा है, तो अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2, और दूसरी होती है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1। शॉर्टकट में बोलते हैं इसको SN2 और SN1। 100% राजस्थान बोर्ड का एक भी ऐसा साल नहीं है जिसके अंदर SN2 SN1 के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। क्वेश्चन पूरे चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो 100% एग्जाम के अंदर आती है। आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है राजस्थान बोर्ड का जिसके अंदर SN1 SN2 के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक का मतलब 2 अणु भाग लेते हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 2 का उपयोग किया गया है। SN2 S सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन को बोलते हैं इंग्लिश में। N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, इसलिए ये SN, और 2 का मतलब होता है 2 अणु यहाँ पर क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि अभिक्रिया किस प्रकार की होती है और क्या होता है इसके अंदर। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मैथिल क्लोराइड से। मैथिल क्लोराइड है ये, अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं तो ये होगा CH3Cl। आप समझ रहे होंगे, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और Cl है। अब चीज समझते हैं कि मैंने ये अलग अलग रेखा से क्यों बनाया है। यहाँ पर मेरे पास अलग अलग पेन नहीं है, लेकिन अलग अलग रेखा भी क्यों खींची है। याद कीजिए 11th क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीजें क्या होती है।
कोई भी दिशाएं हैं हमारे पास, अक्षे हैं, वो हमारे पास 3 अक्ष है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और जेड अक्ष है। यानी परमाणुओं की जो स्थिति हो सकती है कार्बन के ऊपर वो 3 अक्षों पर हो सकती है, या तो एक्स अक्ष पर, या वाई अक्ष पर, या जेड अक्ष पर। जैसे कि मान लिया ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन दोनों एक्स अक्ष पर है, तो ये वाला हाइड्रोजन कौन सी दिशा में होगा, वाई अक्ष पर, और ये कौन सा होगा, जेड अक्ष पर। यानी तीनों अलग अलग होंगे, एक साइड में नहीं हो सकते, और चौथी दिशा तो कोई होती नहीं है, इसलिए कम से कम 2 तो यहाँ पर एक ही दिशा के अंदर उपस्थित होंगे और बाकी के 2 अलग अलग दिशाओं में होंगे। तो मान लिया ये एक्स अक्ष पर है, ये भी एक्स अक्ष पर है, ये वाई अक्ष पर है, और ये कौन से अक्ष पर है, जेड अक्ष पर है। अच्छा, यहाँ पर ये 2 3 मैंने बनाए हैं, निशान बनाए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेज, और इसको हम बोलते हैं डैश। हालांकि 11th क्लास में मैं आपको ये सब बता चुका हूं, लेकिन किसी को नहीं बताया तो मैं वापस बता देता हूँ। डैश का मतलब होता है प्रेक्षक से दूर। यदि मैं इस मार्कर को देखूं तो इसका ब्लैक वाला हिस्सा मुझसे दूर है, तो मैं इसको डैश से शो करूंगा, और अगर ये व्हाइट वाला हिस्सा देखूं तो ये मेरी तरफ है, तो मैं इसको शो करूंगा किससे, वेज से। तो वेज का मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये प्रेक्षक की तरफ है, जो देख रहा है उसकी तरफ है, और ये हाइड्रोजन प्रेक्षक से क्या है, दूर है। चलिए हम अपने काम की चीज पर चलते हैं। कार्बन और क्लोरीन, इन दोनों में से विद्युतीयता अधिक होती है क्लोरीन की, तो क्लोरीन बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ आंशिक क्या आएगा, धनावेश आंशिक आएगा। आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश का क्या होगा, निर्माण, क्योंकि पूर्ण रूप से नहीं खींचेगा, नहीं तो बंध टूट जाएगा। तो पढ़ते हैं यहाँ पर आगे क्या होगा। नाभिक स्नेह लिया मैंने यहाँ पर कोई आक्रमणकारी नाभिक स्नेह, ये जो नाभिक स्नेह है ये इसके ऊपर आक्रमण करेगा। तो सोचने वाली बात है कि क्या ये नाभिक स्नेह इस साइड में से आक्रमण कर सकता है, ये माइनस का है, तो सीधी सी बात है ये माइनस वाला किस पे जुड़ेगा, प्लस वाले कार्बन के ऊपर। तो प्लस वाले कार्बन के ऊपर जुड़ने में एक दुविधा है इसके ऊपर, क्या आप समझ सकते हैं, माइनस, यहाँ पर भी एक माइनस वाला है, तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है कि OH माइनस यहाँ से आक्रमण कर सकता है, तो ये सबसे अच्छी जगह खोजेगा जहां से ये आक्रमण ढंग से कर सके। तो सोचिए यहाँ पर ये आक्रमण कहां से करेगा, पीछे की डायरेक्शन से करेगा, यहां से HO माइनस, पीछे के डायरेक्शन से। देखिए आपको नजर आ रहा होगा माइनस है, सीधा का सीधा प्लस के साइड में है, यानी यहाँ पर अब इसके पास में कोई ऐसी दुविधा नहीं है, तो ये आसानी से इसके ऊपर क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। तो OH माइनस इसके ऊपर आक्रमण करेगा, आक्रमण करते क्या होगा, इन दोनों के बीच का बंध बनेगा, और इन दोनों के बीच का बंध क्या होगा, दुर्बल होगा समय के साथ में। तो यहाँ पर एक नई अवस्था का निर्माण होता है जिसको हम लोग पंच संयोजी अवस्था कहते हैं, यानी संक्रमण अवस्था कहते हैं। समझिए कैसे, कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर, ये 3 हाइड्रोजन, यहां पर ये क्लोरीन, और यहां पर ये OH समूह, इसको हम लोग बोलते हैं संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था, और ये होती है पंच संयोजी। पंच संयोजी आपको नजर आ रहा होगा, कार्बन की संयोजकता 5 हो गई, 1 2 3 4 5, और पंच संयोजी का मतलब कार्बन की संयोजकता 5 हो नहीं सकती। इसका मतलब ये जो संरचना बनी है, ये संक्रमण अवस्था जो बनी है वो क्या होगी, अस्थायी होगी, अनस्टेबल होगी, तो ये फटाफट टूटेगी और एक स्टेबल संरचना का निर्माण करेगी। अच्छा, ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच का बंध समय के साथ में दुर्बल हो रहा है, और कार्बन और OH के बीच का बंध समय के साथ क्या हो रहा है, प्रबल हो रहा है। अब क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकलेगा और OH यहाँ पर जुड़ जाएगा। चलिए मैं संरचना बनाता हूँ आपको यहाँ पर, ये मैंने बना दी संरचना यहाँ पर। अब समझिए यहाँ पर संरचना किस प्रकार बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, और ये सब 11 से रिलेटेड है, अगर 11 क्लास ढंग से पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। यहाँ कार्बन का संकरण बताइए क्या है, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी संकरण क्या हो गया, sp3। बताइए sp3 के अंदर किस प्रकार की आकृति बनती है, चतुष्फलकीय, याद होगा आपको। और चतुष्फलकीय के अंदर किस प्रकार की संरचना होती है, जरा यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है चतुष्फलकीय के अंदर, बनता है इस प्रकार, यानी एक बंद एक साइड में, 3 बंद एक साइड में, ऐसा दिखता है हमें बोर्ड के ऊपर, एक्चुअली में होता नहीं, लेकिन बोर्ड के ऊपर तो अपने ऐसे ही नजर आ रहा है, एक बंद एक साइड में, 3 बंद उसके अपोजिट साइड में। क्या मैंने ये चतुष्फल के रूप में बनाया है, बिल्कुल बनाया है, 1 बॉन्ड इस साइड में, 3 बॉन्ड इस साइड बनाया है। अब देखिए यहाँ पर
OH यहाँ पर जुड़ गया इस कार्बन के ऊपर प्रबल बंध के द्वारा, ये बॉन्ड टूट गया, Cl बाहर निकल गया। अब मुझे बचेगा एक बंध मैंने इस साइड में जोड़ दिया, तो बाकी के 3 बंध की साइड में जाएंगे। उस साइड में कार्बन का संकरण sp3 है अभी भी, क्योंकि यहाँ जैसे ये क्लोरीन हटेगा तो बताइए सिग्मा कितना होगा, 1 2 3 4, संकरण अभी भी sp3 यानी आकृति अभी भी चतुष्फल की होनी चाहिए। एक बंध अगर इस साइड में जुड़ा है तो बाकी के 3 साइड कहाँ जाएंगे, उसके अपोजिट साइड में जाएंगे। तो तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर जाएंगे। फर्स्ट हाइड्रोजन एक तो हो गया वेज वाला और एक हो गया डैश वाला, ये इस प्रकार से रचना, और Cl यहां से बाहर निकल गया, Cl माइनस। तो देखिए सबसे पहले अभिक्रिया को समझते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई। एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही का क्या किया, प्रतिस्थापन किया और उसके स्थान पर ये खुद आ गया और यहां से नाभिक स्नेही को बाहर निकाल दिया। तो ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं इसको द्विअणु क्यों बोला है। द्विअणु क्यों बोला है यहाँ पर, क्योंकि अभिक्रिया का वेग होता है वो क्रियाकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। रासायनिक बल गतिकी एक चैप्टर आएगा 12th क्लास के अंदर, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर अभी हमें केवल इतना ध्यान रखना है अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। हालांकि रासायनिक समय में मैं 11th क्लास में बता चुका हूँ। तो देखो क्रियाकारक 2 है यहाँ पर, एक तो OH माइनस है और दूसरा क्या है, मेथिल क्लोराइड है। 2 यहाँ पर है, आपको नजर आ रहे हैं, 2 क्रियाकारक है, यानी अभिक्रिया का वेग दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगा। बताओ इन दोनों के कितने कितने मोल है, 1 मोल इसका है 1 मोल इसका, यानी 1 इसका 1 इसका, यानी अभिक्रिया जो होगी वो 2 क्रियाकारकों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगी। इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। चूंकि 2 क्रियाकारक भाग ले रहे हैं इसलिए अभिक्रिया क्या होगी, द्विअणु। और कोटि क्या होती है वो आगे आएगा, अभी आपको इतना दिमाग नहीं लगाना कि कोटि क्या है, बस ये ध्यान रखिए कि क्रियाकारक 2 है, इसका मतलब अभिक्रिया द्विअणु क्यों बोलेगी है, क्योंकि 2 क्रियाकारक इसके अंदर क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, इसको हम लोग बोलते हैं विन्यास का प्रतिबंध। विन्यास का प्रतिबंध या दूसरा नाम होता है वोल्डन प्रतिबंध। वैज्ञानिक था वोल्डन, जिसने बताया था इसके बारे में। अब विन्यास का प्रतिबंध क्या है, मजेदार बात समझिए, आपको समझाता हूं मैं मार्कर के द्वारा। कौन मार्कर, चलिए अभी हमने देखा यहां पर ये इस प्रकार की व्यवस्था थी, ये यहां पर और एक ये यहां पर, इस प्रकार की व्यवस्था आपको नजर आ रही है। ये इस प्रकार की व्यवस्था थी, ये भी एक कार्बन मान रहा हूं मैं, यहाँ पर हाइड्रोजन मान रहा हूं, सॉरी, ये इस प्रकार, ठीक है। तो अभी आप देखना अभिक्रिया की शुरुआत के अंदर क्या था, नाभिक स्नेही इस साइड में था, ठीक है, ये नाभिक स्नेही था और तीनों हाइड्रोजन उस साइड में थे, यानी नाभिक स्नेही दाईं तरफ था ये वाला और हाइड्रोजन बाईं तरफ थे, राइट। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया पूर्ण हुई तो देखिए नाभिक स्नेही बाईं तरफ आ गया और हाइड्रोजन कहां पर चले गए, दाईं तरफ, यानी विन्यास उल्टा हो गया पूरा का पूरा। जो विन्यास पहले था वैसा नहीं रहा। पहले विन्यास के अंदर क्या था, देखिए नाभिक स्नेही दाईं तरफ, हाइड्रोजन बाईं तरफ, लेकिन अब जैसे ही अभिक्रिया हुई नाभिक स्नेही तो बाईं तरफ आ गया और हाइड्रोजन कौन सी साइड में चले गए, दाईं तरफ। इसका मतलब विन्यास उलट गया। प्रतिबंध को हम लोग क्या कहते हैं, उलटना। ये होता है विन्यास का प्रतिबंध। ये ठीक ऐसे ही है जैसे छाता, आप इमेजिन कीजिए छाते को कि आप तेज हवा चल रही है और छाते को बाहर लेके गए और छाता उल्टा हो गया, तो जो पहले छाते के अंदर चीज थी वो बाहर की तरफ चली गई पूरा का पूरा इस साइड में। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर भी क्या हो गया, छाता उल्टा हो गया। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है, छाते के उल्टे के समान ये चेतना हो रही है। इसलिए इसको बोलते हैं विन्यास का प्रतिबंध या फिर इसको बोलते हैं वोल्डन प्रतिबंध। विन्यास का प्रतिबंध बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वापस से समझिए, यहाँ पर द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसलिए बोली क्योंकि यहाँ पर भाग लेने वाले क्रियाकारक कितने हैं, 2 है। एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन कर रहा है, लेकिन प्रतिस्थापन के साथ में यहाँ पर विन्यास का क्या हो रहा है, प्रतिबंध। विन्यास पूरा का पूरा उलट गया है यहाँ पर, इसलिए इसको बोलते हैं विन्यास का प्रतिबंध या वोल्डन प्रतिबंध। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी के अंदर इसकी क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का क्रम निकालते हैं कि क्रियाशीलता का क्या क्रम होगा। लेकिन थोड़ा सोचिए कि क्रियाशीलता का क्रम कैसे निकालेंगे। ये नाभिक स्नेही
आक्रमण करता है, बताइए कहां पर आक्रमण कर रहा है ये? इस धनावेशित कार्बन के ऊपर, धनावेशित कार्बन के ऊपर, यानी OH माइनस आक्रमण करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको जितनी ज्यादा खुली जगह मिलेगी उतना ही अधिक ये आसानी से आक्रमण करेगा, यानी यहाँ पर क्रियाशीलता बढ़ेगी जब यहाँ पर जगह ज्यादा होगी। तो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर कि क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा यदि हमें अलग अलग एल्किल हैलाइड दे दिए जाए। चलिए जी, क्रियाशीलता का क्रम देते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड, पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जाता है SN2 अभिक्रिया किसको कहते हैं, इसको उदाहरण से समझिए। सेकंड क्वेश्चन आता है ये वाला क्रियाशीलता के क्रम के ऊपर। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिया है CH3Cl यानी मैथिल क्लोराइड, जो सुपर हैलाइड कहते हैं, जिसको 1 डिग्री नहीं बोल सकते, सुपर हैलाइड। दूसरा लिया है मैंने CH3CH2Cl, CH3CH2। बताइए हैलोजन जिस कार्बन पर है वो कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री का, यानी ये 1 डिग्री हैलाइड है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर ये हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ मैथिल लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया CH3CH CH3Cl, यानी हैलोजन जिस कार्बन पर है वो कार्बन कौन सी डिग्री का है, 2 डिग्री का। तो ये हैलाइड कौन सा हो गया, 2 डिग्री का। उसके बाद में इस हाइड्रोजन को भी हटा के मैंने मैथिल समूह लगा दिया, तो यहाँ पर ये कौन सा डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का हैलाइड। समझ में आ गया होगा आपको, ये हैलोजन जिस कार्बन पर है उसकी डिग्री क्या हो गई, 3 डिग्री। अब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है SN2 के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा, सुपर हैलाइड, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। तो वापस थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। मैंने कहा नाभिक स्नेही आक्रमण यहाँ से करता है, ठीक है, यहाँ से करेगा नहीं क्योंकि ऋणावेश है, यहाँ से करेगा तो यहाँ पर जितनी खुली जगह है वहाँ आक्रमण आसानी से कर पाएगा। अब पहले देखते हैं सुपर हैलाइड के अंदर, तो OH आ रहा है भैया यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, आ रहा है आक्रमण करने के लिए, दिख रहा है आपको, लड़ाई करने के लिए नहीं आ रहा, झगड़ा करने के लिए नहीं आ रहा। और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग यही बोलते हैं आक्रमण करने के लिए। आक्रमण का मतलब ये नहीं है तलवार लेके आ रहे हैं, केवल जुड़ने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर अभिक्रिया करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इसका सामना 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन से होता है। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु आकार बहुत छोटा होता है, तो आसानी से यहाँ पर घुसेगा और कार्बन के ऊपर आक्रमण कर देगा। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं कि आगे की तरफ क्या पिक्चर हो रही है। एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, एक मैथिल समूह आ गया। अब हाइड्रोजन से तो मैथिल समूह बड़ा ही होगा, इतना तो सबको नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन 3 आ गए, एक कार्बन और आ गया, तो यहाँ आकार बढ़ गया, लेकिन 2 हाइड्रोजन अभी भी छोटे आकार के। बताइए अब जो नाभिक स्नेही यहाँ आएगा आक्रमण करने के लिए, इसकी तुलना में सोचिए, इसकी तुलना में यहाँ जो आक्रमण होगा वो आसानी से होगा या मुश्किल से होगा? डेफिनेटली मुश्किल से होगा, क्योंकि आकार इसका बड़ा है तो यहाँ जगह कम होगी। आगे की तरफ चलते हैं, एक और हाइड्रोजन मैंने यहाँ हटाया, एक मैथिल लगा दिया, अब 2 बड़े मैथिल हो गए, यानी यहाँ पर बहुत दिक्कत होगी आक्रमण करने के लिए, और यहाँ पर तो सबसे अधिक दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर कितने मैथिल समूह हो गए, 3 मैथिल समूह हो गए, 3 बड़े बड़े मैथिल समूह, एल्किल समूह यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ नाभिक स्नेही का आक्रमण इतना आसानी से नहीं होगा। बताइए तो सबसे आसानी से आक्रमण कहाँ पर होगा नाभिक स्नेही का? सबसे अधिक नाभिक स्नेही का आक्रमण आसानी से होगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर SN2 की क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा? सबसे अधिक होगा सुपर हैलाइड, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, और सबसे कम कौन सा होगा? 3 डिग्री हैलाइड, यानी 3 डिग्री हैलाइड होगा वो सबसे कम क्रियाशील होगा SN2 के प्रति, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े एल्किल समूह आ गए हैं जो क्या करेंगे, नाभिक स्नेही को आसानी से आक्रमण करने नहीं देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा, त्रिविम क्यों बोला? त्रिविम क्यों बोला? त्रिविम का मतलब होता है 3 डायरेक्शन के अंदर। मैंने बताया ना ये 3 डायरेक्शन होता है, एक एक्स पर होता है, एक वाई पर होता है और एक जेड पर। अगर ये तीनों समूह होंगे तो अलग अलग एक्स पर हो गए ना, ये एक्स एक्स पर होगा, ये वाई एक्स पर होगा, ये जेड एक्स। ये तो बोर्ड के ऊपर हमने बनाया इसलिए हमें लग रहा है कि हमारे सामने है, सामने नहीं है। एक एक्स एक्स पर है, एक वाई एक्स पर है और एक जेड एक्स पर है, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल कौन होगा? तो यहाँ पर त्रिविम इसलिए वर्ड यूज किया है। और बाधा, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिविम बाधा। तो बताइए सबसे अधिक त्रिविम बाधा कहाँ है? यहाँ है, और यहाँ सबसे अधिक त्रिविम बाधा है, तो यहाँ पर यहाँ नाभिक स्नेही का आक्रमण आसानी से नहीं होगा। तो सबसे अधिक नाभिक स्नेही का आक्रमण सबसे इजीली कहाँ पर होगा? सुपर हैलाइड के ऊपर, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, और सबसे कम कहाँ होगा? 3 डिग्री। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SN2 के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम बताइए या घटता क्रम बताइए। बताइए ये घटता क्रम है या बढ़ता क्रम है? ये घटता क्रम है, ये याद रखिएगा, ये घटता क्रम है। सबसे अधिक ये, फिर ये कम है, ये कम है, और सबसे कम ये, इसको घटता क्रम कहते हैं, बढ़ता क्रम नहीं कहते। बढ़ता क्रम में यहाँ सुपर हैलाइड आता है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, और निशान इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ SN2 की क्रियाशीलता का ये क्रम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में 100% ये आता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SN2 क्रियाशीलता रट लेना,
क्या करना, रट लेना इसको, क्योंकि समझने वाले कम ही होते हैं जिसको ये 11th क्लास का नॉलेज। देखो 11th क्लास में ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी बहुत पढ़ी है कि नाभिक स्नेही क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, इजी लैंग्वेज में समझाया मैंने आपको कि नाभिक स्नेही क्या होते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या होता है, इजीली है। तो यहाँ मुझे लगता है रटने वाली बात है नहीं, फिर भी कुछ को कम आता है समझ में तो रट लेना इसको। लेकिन रटना क्यों है, क्योंकि ये 100% 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लिख लेना कि ये 2021 के पेपर में हमारा 100% ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। कौन सा, SN2। आगे जो मैं SN1 पढ़ाऊंगा वो भी 100% क्वेश्चन आता है उसका भी। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है 2 नंबर का। तो ये आपके अभी तक जितना मैंने ये 12th क्लास में अभी स्टार्ट किया 4-5 लेक्चर में, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आपके 56 में से 2 नंबर आगे हैं। अगर आप ये पढ़ते हो तो भैया 2 नंबर तक तो मैंने आपको 12th क्लास के अंदर पहुंचा दिया। हालांकि मैंने आपको 20 नंबर तक पहुंचा दिया है। कैसे, क्योंकि 11th क्लास में मैंने आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई थी। आगे चल के आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी है, ये पढ़ी है, ये पढ़ी है। तो जब आंकड़ा देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ 16-17 नंबर के तो हम लोग 11th क्लास में पढ़ के आ गए, आगे पता चल जाएगा। तो फिलहाल लीगली रूप से तो 2 नंबर का आपके क्लियर हो गया कि आपके 56 में से 2 नंबर तो पक्का आएंगे। पास होने के लिए कितने चाहिए, 9 नंबर, 7 नंबर की और जरूरत है। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हमें पास नहीं होना है, हमें तो 56 में से 56 लेके आना है, ठीक है ना। शतक ठोकना है हमें तो वहाँ पर, सेंचुरी। जैसे यहाँ पर कोरोना की सेंचुरी लगने वाली है जोधपुर के अंदर, एक दिन में 97 पॉजिटिव आ गए। तो आपको ऐसी सेंचुरी नहीं बनानी है, अपने को अच्छी वाली सेंचुरी बनानी है, अच्छा वाला शतक लगाना है। और अच्छा वाला शतक क्या है, यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर 100 में से 100 मार्क्स लेके आना, और वो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। चलिए जी, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर SN1 अभिक्रिया, इसका सेकंड पार्ट नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ाई के अंदर व्यस्त रहिए।